अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि लेआउट काफ़ी हद तक सेम है। लोगो, उसके बाद सोशल आइकन्स, उसके बाद मेन्यू, ट्रेंडिंग, यहाँ पे वही ट्रेंडिंग, उसके बाद ये ब्रेड कम सेम चीज़ है यहाँ पे, हमारा टाइटल। उसके बाद नीचे थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। एक जो मज़े की बात है वो ये कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट जो टाइटल्स वगैरह हैं वो भी सेम है। ये देखें, जैसे यहाँ पे क्लास दी गई है, अब यहाँ पे भी सेम क्लास है। तो इस तरीके से ये भी फुल कॉपी पेस्ट ही है। तो इंशाल्लाह हफ्ते तक उम्मीद है कि रेडी हो जाएगी। वर्क स्टार्ट हो गया उसके ऊपर। हाँ जी, ये वाली थीम जो है नेटलिफाई में है और हमने स्क्रैच से बनानी है, तो इस वजह से वो फिर हम वर्डप्रेस में बनाएंगे। अच्छा, तो ये मामला साइड पे है। हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से होगी थी। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे एंड किया था, किसी को याद है? एनी गेस? मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन कर लिया था, ही करना था। हाँ, ये भी हो गए थे बल्कि, हाँ जी। इमेजेस चेकलिस्ट मेरे ख्याल से हो गई थी। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिकल से। तो
कैनोनिकल। शायद इंटरनेट का मसला हो सकता है। अच्छा, कैनोनिकल लिंक क्या होता है? कैनोनिकल लिंक बेसिकली जब वेरिएंट वगैरह होते हैं किसी एक पेज के। मिसाल के तौर पे ये पेज है, इसके 4 वेरिएंट हो सकते हैं। और अगर आपने 301 रीडायरेक्ट नहीं लगाया हुआ, मतलब प्रीफर्ड वर्जन नहीं सेलेक्ट किया हुआ, तो गूगल को फिर पता नहीं चलता कि आपका जो मेन पेज है वो कौन सा है। तो फिर वो देखता है आपके इकोनॉमिकल टैग को, यहाँ भी ये इकोनॉमिकल टैग। इससे उसको पता चल जाता है कि आपके इन चारों पेजेस में से कौन सा पेज है। उसके अलावा कैनोनिकल टैग तब यूज़ होता है जब एक टॉपिक के बारे में 4-5 पेजेस हों, और फिर हम कैनोनिकल टैग में लगा देते हैं कि उन 4-5 में से ये एक जो है ये मेन पेज है और ये रैंक हो जाए। तो समझ आ गया पॉइंट? इसके अलावा अगर सोर्स कोड में आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। कैनोनिकल टैग्स की टाइप्स होती हैं। एक टाइप होता है कि सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेज का लिंक है वो ये आपका कैनोनिकल का टैग होगा। गूगल को बताते हैं कैनोनिकल टैग के ज़रिए ही जब हम इसे सर्च करते हैं। अगर आपने किसी पेज का कस्टम सेट करना हो कैनोनिकल टैग, इसके लिए आप लॉगिन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, इसका कैनोनिकल टैग सेट करना है हमने। तो यहाँ से ये योस्ट पे जाएंगे, यहाँ से एडवांस्ड, यहाँ पे ये आ रहा है कैनोनिकल यूआरएल। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी ना लिखें, एम्प्टी हो, तो फिर ये सेल्फ रेफरेंसिंग हो जाएगा। अगर आपकी 4-5 पेजेस हैं किसी एक ही टॉपिक पे, तो फिर आप जो उनमें से एक मेन चूज़ करना चाहते हैं उसका यूआरएल आप यहाँ पे लिख देंगे, ताकि इसका इस पेज की जो पावर है, लिंक जूस वगैरह जो भी इससे लिंक वगैरह आ रहे हैं, या गूगल जो इससे रैंकिंग देना चाहता है वो ट्रांसफ़र हो किसी दूसरे पेज में चली जाए। अच्छा। हाँ जी, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 डिफरेंट पेजेस हैं जो कि सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो फिर आपने करना ये है कि मतलब उन बाकी 4 पेजेस को आपने कैनोनिकल टैग में ऐड कर देना है, 5वां पेज जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं।
अच्छा जी। उसके बाद कैनोनिकल चेकलिस्ट। अच्छा, सबसे पहले ऑल है, उसके बाद कंटेन्स कैनोनिकल, जिन पेजेस पे कैनोनिकल टैग है। हाँ जी, बाकी पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो जाएंगे। उसके बाद सेल्फ रेफरेंसिंग। अगर सारे पेजेस अपने आप को ही रेफरेंस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पेज का यूआरएल और कैनोनिकल टैग का यूआरएल सेम होगा तो वो फिर सेल्फ रेफरेंसिंग कहलाएगा। उसके बाद कैनोनिकलाइज्ड जब आप एक पेज, आप अगर किसी एक पेज के कैनोनिकल टैग में किसी और पेज का लिंक लिखते हैं तो वो फिर कैनोनिकलाइज्ड कहलाएगा। हाँ जी, वो फिर ज़ाई हो जाएंगे क्योंकि वो एक पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो असल में वो ऐसे होता है ना कि वो पेजेस एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और जब वो आपस में compete कर रहे हैं कभी कोई ऊपर आ जाता है जो उनमें से बेहतर पेज हो, उसको आप एक मेन पेज रख लें, बाकी को कैनोनिकलाइज्ड कर दें कि वो अपनी सारी पावर उस पेज को ट्रांसफर कर दें। अच्छा, उसके बाद जिन पेजेस में से कैनोनिकल टैग मिसिंग होगा वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद जिन पेजेस में मल्टीपल कैनोनिकल टैग्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। जो मेन पेज आप रैंक करना चाहते हैं उसका सेल्फ रेफरेंसिंग होगा, मतलब उसे अपना ही मिलेगा, जबकि जो दूसरे हैं उनमें आप उस पेज का एंटर करेंगे कैनोनिकल। मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 पेजेस हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक पेज का नाम है जी बेस्ट मदरबोर्ड फॉर i7, एक है पावरफुल मदरबोर्ड, एक है अमेजिंग मदरबोर्ड। तो अब मैंने करना ये है कि बाकी, अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये जो पेज है ये सिर्फ रैंक हो सबसे ऊपर, और बाकी ये दूसरे पेजेस सेम टॉपिक के ऊपर हैं और इसके साथ compete ना करें। और तो अब उसका हाल ये है कि मैं इन सब पेजेस को ओपन करके, वो जैसे एडवांस्ड में दिखाया आपको जाके, वहाँ जो कैनोनिकल की फील्ड है उसमें इन तीनों पेजेस की, वहाँ पे ये वाला यूआरएल एंटर कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे। तो फिर वो गूगल समझेगा कि ये पेज इन पेजेस में से पावरफुल है, और वो फिर उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से रैंक करेगा। कभी कभी ऑप्शन ठीक भी होता है, कभी कभी मसले मसाइल बन जाते हैं कि वो आपस में compete करना शुरू कर देते हैं। कभी ठीक फैसला होता है, कभी गलत भी हो सकता है। पेजेस के बुरहान भाई, मेरे ख्याल से आप शायद वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। तो उनमें वही होता है कि हम एक प्रीफर्ड वर्जन सेलेक्ट कर देते हैं और बाकी उसके ऊपर रिट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम जनरल में जाके वहाँ पे लिख देते हैं, उसके अलावा हम रियली सिंपल एसएसएल के ज़रिए रिट्रैक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं।
हाँ जी, वेरिएशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप रीट्रैक्ट ना लगाएँ तो वो गूगल उन सबको 4 डिफरेंट पेजेस समझेगा। तो रीट्रैक्ट मस्ट है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे कैनोनिकलाइज्ड 0 हैं, मिसिंग 0 हैं, मल्टीपल भी 0 हैं और नॉन इंडेक्सेबल भी 0 हैं, तो हम इन्हें फिक्स कर देंगे। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा। एक्सट्रैक्शन में नीचे जाना है, यहाँ से जेसन स्कीमा डॉट org वैलिडेशन, इसे भी आप अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ओके क्लियर करना है। हाँ जी, कर सकते हैं। अच्छा, आप नीचे जाना है। यहाँ पे एक मिनट। एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है वो कोई टूल भी नहीं बता सकता, सारे एस्टिमेट लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने कौन कौन सा स्कीमा यूज़ किया है। तो ये अंदाज़न बता रहे हैं कि हमने 20 स्कीमास यूज़ किए हैं। अच्छा, मिसिंग ज़ीरो है, तो ये वाला पास हो जाएगा। उसके बाद जो एरर्स हैं वो भी ज़ीरो हैं। अच्छा, स्कीमिंग की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पे ये सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल स्कीमा होता है। ये बेसिकली गूगल को बताता है कि ये आर्टिकल जो है उसका सारा डाटा वगैरह प्रोवाइड करता है, उसकी सारी इमेजेस, उसका नाम, उसका कंटेंट वगैरह। यहाँ पे अगर इसे गेट स्टार्टेड करें तो यहाँ भी इसका कुछ इस तरीके से होता है डाटा। और अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो फिर ये कुछ इस तरीके का शो होता है। उसके अलावा अगर आपका नॉन ऐप है तो उसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि आपकी इमेज शो हो। तो ये स्कीमा चलते हैं सबसे बेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल स्कीमा ये दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप आ रही है, उसके बाद उसकी आईडी, आईडी में यहाँ पे हैश आर्टिकल आता है। उसके बाद पेज के यूआरएल, उसकी लैंग्वेज, फिर यूआरएल, हेडलाइन, उसके बाद उसका सारा कंटेंट, उसके बाद उसके अगर कोई कीवर्ड वगैरह रखा हो तो, उसके बाद डेट पब्लिश, डेट मॉडिफाइड,
और उसके बाद ऑथर का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके पेज की यूआरएल, फिर उसके बाद उसकी इमेज, उसकी हाइट विड्थ, उसके बाद फिर एडिटर, वो भी वही है, पब्लिशर, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे। उसके बाद हाँ जी, ये दूसरी थीम्स जो होती हैं उनमें तो नहीं होता, लेकिन हमारी थीम में अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद ही बन जाता है सारा। इसमें उसके अलावा जितनी भी इमेजेस यूज़ हो रही हैं, सारी की सारी इमेजेस जो हैं उनका बन जाता है। अच्छा, आर्टिकल की समझ आ गई। उसके बाद बुक, अगर आपकी बुक्स के रिलेटेड वेबसाइट है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स, इनका देख लेते हैं। तो ब्रेड क्रम्स का कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे ये जो आपकी यूआरएल पूरा नहीं नज़र आता, इस तरह के निशान वगैरह ये वही वाले इसको बना सकते हैं। फ्री थीम का तो नहीं पता, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है उसके अंदर पहले ही बनता हो। एक वर्डप्रेस का होता है स्ट्रक्चर। ये वाला प्लगइन, इसको यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर फीचर होता है उसका। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम का सिस्टम भी हमने लगाया हुआ है कि ऑटो जनरेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कोर्स, अगर आपकी कोर्स के रिलेटेड वेबसाइट है। उसके अलावा ये डाटा इंसर्ट करने के लिए गूगल में ये ज़्यादातर कंपनीज वगैरह है मेरे ख्याल से। कब बनी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इवेंट, अगर आपकी इवेंट के रिलेटेड वेबसाइट है तो उस पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी आप इस प्लगइन के ज़रिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट चेक, ये वाला स्कीमा, अगर आप कोई फैक्ट लिखते हैं तो वो गलत है, ये सही। जैसे ओ, कोई फैक्ट वगैरह लिखें तो वैसे आ जाते हैं। ये देखें फैक्ट चेक, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स। अच्छा, उसके बाद होम एक्टिविटीज़, ये घर में जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद हाउ टू आर्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए आप ये हाउ टू स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इमेज वेबसाइट है तो इमेज लाइसेंस स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जॉब के रिलेटेड वेबसाइट है तो जॉब, लोकल बिजनेस वेबसाइट है तो लोकल बिजनेस। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, मैथ सॉल्विंग स्कीमा,
मूवी स्कीमा, सैलरी, पॉडकास्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट स्कीमा। अच्छा, उसके बाद रेसिपी, रिव्यू स्निपेट, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, सॉफ्टवेयर, स्पीकेबल, सब्सक्रिप्शन, और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इनमें से जो भी बेस्ट थी वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 12 स्कीमाज हैं जो इस टाइम यूज़ हो रहे हैं, और ये मैक्सिमम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट स्कीमा जो है वो आप ई कॉमर्स पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें चेक करना है डू फॉलो नो फॉलो को। यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट का लिंक।
अच्छा जी, चेक हो गया। ओपन करते हैं डू फॉलो। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं अमेज़न। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी अमेज़न का लिंक जो है वो डू फॉलो नहीं है। अच्छा, ये एक यूआरएल मुझे नज़र आया और ये रिडायरेक्टेड है। इस यूआरएल की थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आ रहा है। आवाज़ आ रही है ना सबको? ये वाला पार्ट हो गया, पास है हम। वैसे स्पॉन्सर चेक करने का जो एक तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने कंट्रोल एफ को दबाना है यहाँ से स्पॉन्सर ख़त्म करके। यहाँ साइड पे डबल कोटेशन के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम सर्च की चेक करेंगे। ये भी काम करनी चाहिए। तो ठीक वर्क कर रही है। ये भी यस। उसके बाद अगर कोई ईमेल ओपन फॉर्म हो वो भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद जो 404 पेज है वहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह हो जाए तो ठीक रहता है।
अच्छा, उसके बाद साइट कोलन आगे वेबसाइट का नाम, और उसके बाद ये सर्फ रिडक्स, इस इसको यूज़ करके आपने देखना है कि कोई अजीब सा यूआरएल आपको नज़र ना आए। नहीं, 404 रिडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन मतलब उसके ऊपर कुछ जो 404 पेज है उसके ऊपर कुछ पोस्ट वगैरह होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है काफ़ी हद तक। एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि इन सब यूआरएल्स को कॉपी करके http स्टेटस डॉट आईओ पे जाएं, यहाँ पे सब कुछ चेक करें। चेक आपने ये करना है कोई पेज 404 ना हो। अगर 404 हो तो आप उसे डी इंडेक्स कर दें। तो ये ठीक है। उसके बाद हम लोरम एप्सम चेक करेंगे। उसके लिए साइट कोलन वेबसाइट का नेम, उसके बाद डबल कोटेशन में लिखेंगे लोरम। तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, तो इसे भी हम पास करते हैं। उसके बाद हम इन टाइटल में पिछले साल का लिखेंगे। ज़ीरो मैच। अच्छा, उसके बाद जो आपके की पेजेस होते हैं, की पेजेस से मुराद जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही हो। मिसाल के तौर पे ये हमारा की पेज है, तो हम इसे यहाँ से इंस्पेक्टर ओपन करके मोबाइल के आइकन से मोबाइल पर चेक करेंगे मोबाइल पे ठीक आ रहा है या नहीं। तो काफ़ी हद तक ठीक आ रहा है, कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा मोबाइल रिस्पॉन्सिव का इशू वगैरह। ये भी ठीक। उसके बाद हम चेक करते हैं होम पेज को, स्लैश होम। तो ठीक है, होम पेज का कोई अलग पेज नहीं है। उसके अलावा स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब ठीक है। प्लस स्लैश होम पेज, तो ये 404 है, मतलब ठीक है। ये काम, ये सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट को देखेंगे, तो इसमें साल ठीक है, लेटेस्ट ही है, तो यस। उसके बाद
हमने चेक करना है साइट मैप को। इसके लिए आपको ये एक्सटेंड चाहिए होगा, चेक माई लिंक्स। यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारे वैलिड लिंक्स हैं यहाँ पे। अ, वैसे भी नहीं होना चाहिए। 404 पेज भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। आप ना अगर करें तो बेहतर है। 404 ही होना चाहिए, होम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लिंक चूज आ रहा है तो फिर आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रिक्वायरमेंट है, कीवर्ड्स मैटर। कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं। तो कुछ एसईओस अभी भी इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइल डेस्कटॉप वगैरह। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। जो टेक्निकल एसईओ वाले हैं वो ज़्यादातर इसे रिमूव कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मेक श्योर योर वेबसाइट डजंट हैव एनी मिक्स्ड कंटेंट। इसके लिए जीटवेट भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे पेज स्क्रॉल करके चेक करता है। नो इश्यूज फाउंड। उसके बाद ये फीचर स्क्रीमिंग फ्रॉग में भी है। आप यहाँ से सिक्योरिटी, ये जितने भी ऑप्शन साइड में दिए जाते हैं ये सारे ऊपर भी होते हैं। यहाँ पे भी सिक्योरिटी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मिक्स कंटेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइट पे कोई भी इशू नहीं है। HTTP URLs भी देख सकते हैं आप। नॉन सिक्योर, तो नॉन सिक्योर चेक करने के लिए साइट कॉलन, वेबसाइट का नेम, उसके बाद माइनस HTTPS। यहाँ से आप HTTPS रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी शो नहीं हो रहा, मतलब कोई भी नॉन सिक्योर नहीं है।
उसके बाद रिपोस्टा टीएक्सटी वो देखेंगे हम। तो नॉर्मल इस तरीके की होती है और ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद पैरामीटर ऐड करके हम canonical चेक करते हैं। पेज ओपन किया, यहाँ से canonical देखें। ठीक है, मतलब सेल्फ रेफरेंसिंग है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टेस्ट इक्वल टू आगे रैंडम वर्ड्स, तो ये चेक करते हैं तो canonical है। तो ठीक है। अच्छा, तो ये सारी शीट हमने क्लियर कर ली है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। एक दफ़ा तो इससे करेंगे कुछ न कुछ। हाँ जी, ठीक है, अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं। आगे चलें फिर। अच्छा, उसके बाद ऑन पेज ऐसी चेकलिस्ट, ये जितना भी ऑन पेज ऐसे का सारा नॉलेज था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। काफ़ी अच्छी चेकलिस्ट है। और अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं ऑन पेज ऐसे के, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। रैंक मैथ का कंसेप्ट मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था काफ़ी हद तक लास्ट लेक्चर्स में। तो ये पोजीशन है, पोजीशन असल में न्यू आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से पोजीशन जो है वो एक दफ़ा स्टेबल नहीं है। क्लिप्स वगैरह आ रही हैं काफ़ी। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स से भी कुछ आ रही हैं। पाकिस्तानियों के टॉप पे हैं। FAQ डेट। अच्छा। हाँ जी, वो पाकिस्तानी हम ही हैं। सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड आपका H1 में, तो यहाँ पे ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद टाइटल में, टाइटल का जैसे कि आपको पता है
ये टाइटल है यहाँ पे भी। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद यूआरएल में देखें तो आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। उसके बाद सब हेडिंग ये है, इसमें भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो स्कीम है, अब इसका स्कीमा चेक करें। कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल स्कीमा में आ रहा है या, हाँ ये देख सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड बोल्ड होना चाहिए, तो बोल्ड है। अच्छा, वैसे अगर आपको ना सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा प्लूरल, तो आपने हमेशा जो प्लूरल है वो यूज़ करना है। पता नहीं क्या वजह है, गूगल ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो प्लूरल होते हैं ना उन्हें पसंद करता है। अब यहाँ पे हम मतलब बोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने इस वजह से लगाया क्योंकि गूगल इन्हें प्रीफर करता है। क्योंकि ये लिस्ट होती है, इस वजह से शायद गूगल चाहता है कि प्लूरल प्लूरल हो। अच्छा, उसके बाद आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो HTML में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML में यूज़ हो रहा है। नहीं, वो मतलब सिंगुलर यूज़ करना होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेन हेडिंग की और टाइटल की। वहाँ पे आपने प्लूरल यूज़ करना है, लेकिन हम भी प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारा प्राइमरी कीवर्ड सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम अगर प्लूरल यूज़ करें तो जो यूआरएल होता है, यूआरएल में चूंकि यहाँ पे आ जाता है प्लूरल, इस वजह से हम दोबारा उसे यूज़ नहीं करते, तो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ हो जाते हैं। ये आईडी जो क्रिएट होती है, ये टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से क्रिएट होती है, तो गूगल HTML को भी पढ़ता है, तो ये भी काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपने यूनिक इमेज बनानी है हर पोस्ट की। ये गलती शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा करता था कि डिफरेंट सॉरी गूगल से डाउनलोड करके इमेजेस लगा देता था, लेकिन वो आपने नहीं करना। आपने वो जो मैंने आपको तरीका सिखाया बैकग्राउंड यूज़ करके, तो उस तरीके से आपने क्रिएट करनी है। आपकी जो इमेज की साइज़ है वो 100 KB से कम आना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो आपने टिनी PNG से कंप्रेस कर लेना है। तो हमारा 241 KB है, आना तो नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो गया, और डिफरेंस भी नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। टिनी PNG वैसे ज़ाती तौर पे तो मुझे अच्छा लगता है, आगे आपकी चॉइस है। दो इमेजेस का ऑल टेक्स्ट मिसिंग।
अच्छा, उसके अलावा 100 KB से कम हो, वो मैंने आपको सिखा दिया अभी। उसके बाद आपका जो मेन कीवर्ड है वो आल्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एरियल लेवल दे सकते हैं। ओह सॉरी, आल्ट, ये आल्ट, आल्ट दे सकते हैं तो इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद इमेज की जो फाइल नेम है, आप दे सकते हैं नेम में भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो आप इमेज के ऊपर भी लिख लें। उसके बाद एक्सेप्ट डेटा मैंने आपको बताया था। प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स, और यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये रैंकिंग फैक्टर है। लेकिन वैसे ज़ाती तौर पे मैं इसे इतना बड़ा तो नहीं समझता, लेकिन ये है सही। तो बड़े छोटे लेवल का है लेकिन रैंकिंग फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद आपका जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो रोमन स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब ये कि आपने एक पैटर्न के साथ चलना है। अब यहाँ पे H1 है, H2 है, उसके बाद H3 आ जाए, फिर आप आगे एक H1 बना दें, ऐसे नहीं। आपने एक तरतीब के साथ चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले H1 है, फिर H2, फिर उसके अंदर H3, फिर एक और प्रोडक्ट है जो इसके अंदर ही आ रही है, वो भी H3, फिर H3। इस तरीके से फिर एंड पे जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है प्रोडक्ट, फिर एक न्यू हेडिंग शुरू हो रही है। मतलब ये एक किस्म का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये इस हेडिंग के अंडर आ रही हैं, और ये जो H1 है इसके अंदर सारे H2 आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो सर्च सजेशंस होते हैं या रिलेटिव सर्चेज होती हैं, वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं कीवर्ड्स। तो ये सारे कीवर्ड वगैरह जो हैं इन्हें आपने यूज़ करना होता है। ABC लगा के, जो आपको वो बताया था गूगल प्लस, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड्स हाईलाइट हो जाते हैं, तो जब आप सर्च करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कुछ वर्ड्स बोल्ड हो जाते हैं, जैसे ये बोल्ड हुआ है, यहाँ पे ये मोपो बोल्ड है, उसके बाद ये बोल्ड है। तो ये जितने बोल्ड होते हैं आपने इन्हें यूज़ करना होता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मतलब वो जो बोल्ड होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके निश रेलिवेंट होते हैं वर्ड्स, आपने उनको लिंक कर दिया वर्ड विकिपीडिया वगैरह के साथ। अच्छा, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग करनी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक किया गया है। उसके बाद FAQ ऐड करने होते हैं। यहाँ भी ये FAQ ऐड किए हुए हैं हमने, और कोशिश करनी होती है कि वर्ड काउंट थोड़ा ज़्यादा हो। लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, अगर ज़्यादा करते जाएंगे तो वो गार्बेज ही बन जाएगा। उसके बाद वेब कोर वाइटल्स में पास होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि हम मोबाइल पे 100 हैं और डेस्कटॉप पे 99 है। उसकी वजह ये एक इमेज है। हम कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा मसला ही नहीं है। उसके बाद कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो आप एक वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू की वीडियो यहाँ पे एंड पे। उसके बाद आपका जो टाइटल है वो 50 से लेके 60 कैरेक्टर्स के दरमियान हो। यहाँ पे 44 है। अच्छा, उसके बाद आपका जो कीवर्ड है वो फ्रंट में होना चाहिए। कीवर्ड मॉडिफायर यूज़ करें, जैसे कि बेस्ट, गाइड, चेकलिस्ट, फास्ट वगैरह। अच्छा, टेक्स्ट में तो ज़्यादातर ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप साल यूज़ कर सकते हैं टाइटल में ब्रैकेट डाल के यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में भी पेज पे सिर्फ एक H1 होना चाहिए। यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने वो H1 किसी और पेज पे यूज़ नहीं करना। आपका 20 से 70 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए। और आपने अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना, डैश यूज़ करनी है। अंडरस्कोर जो है गूगल उसको मर्ज करने के लिए यूज़ करता है। मतलब दो लफ्ज़ों को आपस में अगर मिला के पढ़ना हो, तो आप वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। उसके बाद यूआरएल में कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ करने, मतलब बड़ी एबीसी। उसके बाद आप यूआरएल 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि उसके अंदर डेट यूज़ ना करें। उसके बाद स्टॉप वर्ड्स जो होते हैं वो भी कोशिश करें कि अवॉइड करें। विकिपीडिया के अलावा भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग विकिपीडिया से करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, जैसे मतलब बड़ी एबीसी का कोई भी वर्ड हो, जैसे एम ओ, यहाँ पे जैसे ये बड़ा है। तो वर्डप्रेस में तो वो ऑटो सिस्टम होता है, लेकिन कोई अगर और सीएमएस यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। आपकी डेंसिटी आप कंपैरेटर को देख लें, उसके मुकाबले पे हो। आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 150 से लेके 155 कैरेक्टर्स तक हो। उसके बाद साइलो यूज़ करें, मतलब कैटेगरी बेस्ड स्ट्रक्चर। विकिपीडिया इसलिए यूज़ करता है क्योंकि जो बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसे कानून लागू नहीं होता। अगर वो 10 H1 भी कर लें तो फिर भी वो रैंक होंगी, क्योंकि गूगल ने वो स्पेशल अपने एल्गोरिथम में बनाई होती है जगह कि जहाँ पे उनकी वेबसाइट आ जाए वहाँ पे आप जितनी भी अच्छी वेबसाइट हो आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा, हम मेक श्योर द कीवर्ड। उसके बाद आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 150 से लेके 155 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। हाँ, ये हो गया। साइलो होना चाहिए। जो ट्रिगर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे रीड दिस गाइड वगैरह, रीड दिस गाइड नाउ,
तो आपने उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। आप कोशिश करें, अगर एक वर्ड को ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना है तो उसका सिनोनिम यूज़ करें, उसको सेम वर्ड को बार बार यूज़ ना करें। मिसाल के तौर पे मदरबोर्ड की जगह आप मोबो यूज़ कर सकते हैं, MOBO। इस तरीके से बार बार यूज़ ना करें। उसके बाद कोशिश करें कि जो आपका एक्सटर्नल लिंक्स हों वो न्यू टैब में ओपन हो। उसके बाद इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए आपकी एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर। आपका पेज क्रॉलेबल और इंडेक्सेबल होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंडेक्सेबल है मतलब क्रॉल भी हो सकता है। अ, उसके बाद देखेंगे कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर कोई फीचर स्निपेट पे रैंक कर रहा है। अगर रैंक कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर वो कोई टेबल या ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप भी करें। उसके बाद स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, वोटिंग स्कीमा, FAQ स्कीमा। वोटिंग स्कीमा काफ़ी हद तक रिस्की है, पेनल्टी भी ला सकती है। FAQ स्कीमा यूज़ कर लें, न्यूज़ आर्टिकल, लिस्ट व्यू, साइट नेविगेशन, हाउ टू स्कीमा और साइट नेविगेशन FAQ, ये इंफॉर्मेशनल के लिए। उसके बाद हम एफिलिएट में यूज़ करते हैं प्रोस कॉन्स स्पेक्स, व्यू ऑन अमेज़न। अच्छा, ये कंप्लीट होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। वोटिंग इसलिए रिस्की है कि उन्होंने वोटिंग इसलिए रिस्की है क्योंकि उन्होंने ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बनाया हुआ स्कीमा। तो जब हम इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं तो रिस्क हो सकता है गूगल आपको पेनल्टी लगा। पहले इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन आजकल काफ़ी रिस्की हो गया। ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं, हो सकता है आपको ना पेनल्टी लगे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, 18 लोग रह गए हैं 400 में से। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस। एक ही वर्ड अगर जैसे हमारी वेबसाइट है, अगर इसकी अथॉरिटी होती थोड़ी सी ओल्ड होती, 3-4 माह, तो आपका जो पेज है वो इंडेक्स होते साथ ही फर्स्ट पेज से स्टार्ट होना था। जैसे व्हाट इन पीसी या फाइनल डेस्कटॉप है, अब उन वेबसाइट्स की अथॉरिटी है, मतलब उन्होंने ज़्यादातर जो बैकलिंक्स हैं वो होम पेज के लिए बनाए हैं। तो अब ये फ़ायदा होता है कि जब वो आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उनका आर्टिकल पोस्ट करते साथ ही 7-8 पोजीशन पे आ जाता है। फिर वो थोड़ी बहुत गूगल एड्स ला के या दूसरी चीज़ें जो वो करते हैं बैकलिंक वगैरह लेके, तो वो। हाँ, वो तो हमारी आवाम ज़्यादातर, अब कोई न्यू कोर्स आएगा फिर उसके साथ चले जाएंगे, बस इस तरीके से टाइम पास होता रहता है। वो इस वजह से कि इस कीवर्ड के ऊपर एक तो कंपटीशन नहीं है, दूसरी बात यह है कि मेरा आर्टिकल अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ क्योंकि न्यू वेबसाइट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इंडेक्सेशन में, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो आपकी चूंकि ओल्ड वेबसाइट होगी, काफ़ी कम से कम 5-6 मंथ ओल्ड होगी। कितनी न्यू है? कभी कभी जल्दी भी इंडेक्स हो जाती है। अच्छा,
सच्ची बात है, जो अगर करना हो तो नहीं भी होती। रुस्तम ने अब फ्री कोर्स ही किया था। और एसईओ की एक चीज़ मैंने देखी है, 4-5 साल मैंने कोर्स देख देख के तजर्बा किया। इसमें बंदा देख देख के इतना ज़्यादा नहीं सीखता। मतलब इसमें एसईओ को सीखने का असल तरीका ये है कि आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करें, एक चीज़ चेंज करें, फिर उसका इम्पैक्ट देखें। इस तरीके से आप सीखते हैं। दुनिया जान के आप जितने मर्जी कोर्स देख लें, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ जी, सब कुछ करेंगे, अभी तक काफ़ी टाइम है। गूगल एड्स मैंने बंद नहीं किए बाद में, तो वो तो फिर हर रोज़ बरोज़ पढ़ते रहते हैं अगर बंद ना करें तो। तो ये एक ऑर्डर शिप हुआ है $2 का, $2.5। तो जी ये हमारी स्टॉप हुई पड़ गया, और 1 मंथ तक चलती रही है, और उसका कॉस्ट आया 3,000। इसको अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर लें, जैसे मैंने बताया था कि अगर ऑप्टिमाइज़ किए हो तो फिर आप बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। आप कोई ऐसे आर्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिट दें और उन पे लॉस कम। अच्छा, वो जो फर्स्ट पेज पे रैंकिंग है, मैंने बताया था आपको कि ना, आप वो जो मेथड मैंने यूज़ किया था ये आर्टिकल फाइंड करने के लिए जिनका ज़ीरो कंपटीशन है, तो उनका तरीका बेसिकली ये होता है कि आप मतलब मदरबोर्ड जितने भी हैं या दूसरी जितने भी लेटेस्ट जीपीयू वगैरह हैं, आप उनके बारे में लिखें। तो आप ये चेक करें, बेस्ट मदरबोर्ड फॉर, आगे उसका नाम हो गया प्रोसेसर का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अब ये मैंने फाइंड किया था, इसका ज़ीरो कंपटीशन था, किसी ने भी इसके ऊपर नहीं लिखा था। लेकिन अगर ये प्रोसेसर देखें तो काफ़ी फेमस है। इसके लगभग 1,000 के लगभग हैं। तो मतलब लोग सर्च तो करते ही होंगे इसके बारे में भी। तो मैंने यही सोचा था जल्दी रैंक हो जाएगा तो इंडेक्स होगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा 10 मिनट रह गए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। हाँ जी, लो वाले इसमें ना, अगर आपने सबसे ज़्यादा लो ढूंढना है तो फिर आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। चेकलिस्ट के बाद हम कोई फ्रीलांसिंग वगैरह सीखेंगे, या कुछ और जो चीज़ें रह गई हैं वो सीखेंगे। हाँ जी, वो सब कुछ करना है इंशाल्लाह। मैंने बताया कि प्लान है कि एक हफ्ते में हमने 5-6 आर्टिकल पोस्ट करने हैं। इंशाल्लाह 6 मंथ तक सपोर्ट है, तो साथ साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।
एक दफ़ा टीम क्रिएट हो जाए ना, तो फिर आर्टिकल का मसला नहीं रहेगा। एक तो उन्हें पे भी लेस करना पड़ता है। वही जैसे कि मैंने बताया ना कि इसमें अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें ना, तो फिर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप परफेक्ट टेक या फाइनल डेस्कटॉप चलाएँ तो जिन आर्टिकल से हज़ारों डॉलर आ रहे हैं, उनकी सर्च वॉल्यूम ज़ीरो है। तो बेसिकली ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मतलब ये न्यू जीपीयू जो आते हैं ना, जो न्यू प्रोसेसर वगैरह, तो इनकी सर्चेज़ जो होती हैं वो गूगल शो नहीं करवाता। अब आप खुद ही सोचें, अगर एक प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, मतलब दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो लोग उसे परचेज़ तो कर रहे हैं। अगर परचेज़ कर रहे हैं तो फिर मदरबोर्ड वगैरह भी फाइंड कर रहे होंगे। ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो फिर ही आप बड़ी फाइल डेस्कटॉप जैसी वेबसाइट्स बना सकेंगे। अगर आप दूसरों की तरह देखेंगे स्टेट्स वगैरह, तो वहाँ पे आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा। हम्म, अगर आप वही सेम कंटेंट अपनी वेबसाइट पोस्ट करें और रिडायरेक्ट करें तो फिर चांस है। फाइवर फाइवर के क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा आपको। असल में जब हम वेबसाइट्स की तरफ आए थे तो फाइवर हमने बंद कर दिया था, और उसके बाद कुछ दोस्त वगैरह हैंडल कर रहे हैं उसे। रिडायरेक्ट हम हर रजिस्ट्रार का डिफरेंट मेथड होता है, तो वो तो अब आपके रजिस्ट्रार पे डिपेंड करता है। हाँ जी, डोमेन लेवल पे कर लें, वो भी अच्छा रहता है। डोमेन लेवल पे रिडायरेक्ट होगा तो अगर आपने वो क्रॉल डेप्थ वन का मेथड यूज़ किया तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, ये जो इस तरह के होते हैं ना वेस्ट मदरबोर्ड वाले, इनके अगर आप चाइल्ड कीवर्ड्स को टारगेट करें तो वो तो इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है। आप compete नहीं कर सकते। आपको हमेशा प्राइमरी कीवर्ड के ज़रिए compete करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी बेसिकली वही बात कर रहा हूँ कि आप 301 रिट्रैक्ट कर दें, न्यू वेबसाइट पे वही पोस्ट पोस्ट करके। तो
हाँ जी, वो इसी वजह से आप पोस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। चलें ठीक है, फिर क्लास का टाइम ओवर हो गया। अल्लाह हाफिज़। हाँ, वो आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑडियो में इशू आ गया था किसी की, तो ठीक है फिर। अल्लाह